मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जमवा रामगढ़ से आज हिंदी अनिवार्य के प्रश्न पत्र में पल्लवन के बारे में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम ये जानने के प्रयास करते हैं कि पल्लवन किसे कहा जाता है। जिस तरह से कोई भी वृक्ष जब जड़ से बढ़ता हुआ तना, टहनियाँ और पुष्पों से, पत्तों से पल्लवित होता है, अर्थात बढ़ता है, विकसित होता है, उसे हम पल्लवन कहते हैं। इसी तरह से जब हम किसी वाक्य, नीतिगत बात, गूढ़ कथन की व्याख्या करते हैं या चर्चा करते हैं, उसे हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन करते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि जो बातें संक्षेपण वाले भाग में निषेध की जाती हैं, वही बातें पल्लवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। संक्षेपण में हम बड़ी चीज़ में से मुख्य मुख्य बातों को छांटकर निकालते हैं और उसे मुख्य बातों में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत एक पंक्ति में कही गई बात को जब हम उदाहरणों, निर्देशों और प्रमाणों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसे हम पल्लवन कहते हैं। इसे आप यूँ भी समझ सकते हैं, जिस तरह से आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, किसी भी अंश को आप गद्य या पद्य के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ जानने के लिए आपको अध्यापक की आवश्यकता होती है। अध्यापक अपने स्तर से उस सारी बातों को विश्लेषण करता हुआ आपके सामने स्पष्ट करता है और वह बात, उसके अंदर छिपी हुई गहराई आपको समझ में आ जाती है। इसे हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन करते समय जो मुख्य रूप से निर्देश दिए जाते हैं, उससे तात्पर्य क्या है? सबसे पहला निर्देश या नियम यह होता है, वाक्य या सूक्ति, लोकोक्ति के संकेतों को ध्यान में पूर्वक पढ़ना। इसके लिए स्पष्ट होता है कि जो वाक्य आपको दिया गया है, उसे आप 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ें, जिससे कि उसके अंदर छिपी हुई बात आपको समझ में आ जाए। दूसरा, प्रमुख भाव या विचार की पृष्ठभूमि में छुपे हुए विचारों को समझने की चेष्टा करना। पहली बात, लोकोक्ति के संकेतों को पढ़ना। दूसरी बात, लोकोक्ति में या कथ्य में जो बात कही गई है, उसके अंदर वास्तव में लिखने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, उसके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। दिए गए रचना संकेतों को एक एक करके उसके भाव के अनुसार लिखना। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप किसी रचना को पढ़ते हैं या किसी पंक्ति को पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि उथल पुथल के रूप में कुछ भी जो आपको दिमाग में आता जाए उसे लिखते जाएं, अपितु रचना में जो संकेत दिए गए हैं, उसे क्रम से एक एक करके उसके भाव के अनुसार लिखना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो बात कही गई है, उसको आपको उसी क्रम में भाव को स्पष्ट करते हुए लिखना है। रचना संकेत या वाक्यांश की पृष्ठभूमि में छिपे मर्म के अनुकूल ही स्पष्टीकरण करना। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य के अंदर जो छिपा हुआ है, उसे समझना, अर्थात
वास्तविक मर्म को, वास्तविक स्थिति को समझते हुए, वास्तविक अर्थ को समझते हुए उसे स्पष्ट करने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके पश्चात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं, अब भाषा से तात्पर्य ये है कि आप हिंदी भाषा का प्रयोग ही कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि भाषा का प्रयोग करते समय आप अतिरिक्त रूप से सजग रहें कि जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं वह भावों के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात अगर क्रोध की बात कही गई है तो उसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन इसमें ध्यान रखें कि गलत भाषा का या अश्लील भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य और सरल व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपने भावों को समझाने के लिए वाक्यांश में जो कहा गया है उसे कठिन भाषा का प्रयोग करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात को समझाते हुए आप पाठक को दूसरी बातों में उलझा देंगे। इसलिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और उसमें सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा को इस तरीके से स्पष्ट करें कि वह किसी भी सामान्य से लेकर विशिष्ट व्यक्ति को समझ में आ जाए। देखिए, इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं। क्लास में बहुत सारे छात्र छात्राएं होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे छात्र विशेष रूप से विद्वत्ता को प्राप्त होते हैं या उन्हें कठिन भाषा भी आसानी से समझ में आ जाती है, और बहुत से छात्र छात्राएं ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं और उन्हें समझाने के लिए हमें अपनी भाषा को इस तरीके से रखना पड़ता है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ जाए। इसके पश्चात हमें भाव का विस्तार करना चाहिए। भाव का विस्तार से तात्पर्य ये है कि जो उस पंक्ति में लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती हैं उन्हें आप विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला जो भाव है वो ये है कि वांछित टीका टिप्पणी और आलोचना से बचना चाहिए। किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हुए आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी ऐसी बात को ना कह दें जो सामाजिक तौर पर किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष की चर्चा करता हो या किसी प्रकार से वह अन्य दूसरे को चोट पहुंचाने वाली या आलोचना करने वाली बात कहता हो। पल्लवन शैली में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि शैली का जो प्रयोग करते हैं वह व्यास शैली होनी चाहिए। व्यास शैली से मतलब ये है कि समासों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें अपने भावों और संकेतों को विस्तार पूर्वक लिखने का अभ्यास करना पड़ता है। पल्लवन में हमेशा पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हम एक ही बात को बार बार कहते चले जाएं, अपितु प्रयास करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से हम पुनरावृत्ति को स्थान ना दें। इस तरह से हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं
आशा उस घास की भांति है जो ग्रीष्म में ताप से जल जाती है। इसकी व्याख्या करते हुए आप लिख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन आशाओं और आकांक्षाओं के सहारे ही चलता है। आशा एक ऐसा भाव है जिससे मनुष्य का चित्त प्रसन्न हो जाता है और उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। इसका कारण यह है कि आशा में जीवन को बनाए रखने की अपूर्व क्षमता होती है, किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि आशा हरी भरी व लहलहाती वनस्पति की तरह होती है। जैसे ही हरी हरी वनस्पति को ग्रीष्म का ताप स्पर्श करता है, वह मुरझाने लगता है और उसका सौंदर्य समाप्त होने लगता है। ठीक यही स्थिति आशा रूपी घास की होती है। जब तक मनुष्य को आशा रहती है, तब तक जीवन मधुर, सरल, तरल और प्रसन्न बना रहता है। किंतु जैसे ही आशा के मार्ग में कोई समस्या, बाधा या प्रश्न चिन्ह आ जाता है, उसकी मधुरता व प्रसन्नता इन सब के ताप से झुलस जाती है। सारी हरितिमा पलक झपकते ही सूख जाती है। अब तक आशा की जो घास उत्साह से झूम रही थी, वही पल पल घास की तरह मुरझाने लगती है।